हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार और आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन की। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया इलास्टिसिटी की बेसिक चीजों के बारे में। अब आज बात करते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में। तो चलिए काम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात ये जान लें कि स्ट्रेस या स्ट्रेन ये डिफाइन तब होगा जब बॉडी डिफॉर्मिंग फोर्सेस के इफेक्ट में होंगी। डिफॉर्मिंग फोर्सेस मतलब जो शेप एंड साइज को चेंज करने की टेंडेंसी रखती हैं। तो इसमें लिख रखा ऊपर पहले ही कि स्ट्रेस इज डिफाइंड ओनली व्हेन अ बॉडी इज अंडर द इफेक्ट ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस। तो स्ट्रेस डिफाइन करते हैं। स्ट्रेस डिफाइन कैसे करते हैं अपन? तो स्ट्रेस को डिफाइन करते हैं सिंपली फोर्स अपॉन एरिया। ये डेफिनेशन प्रेशर से मिलता जुलता है ना। प्रेशर भी यही था, फोर्स अपॉन एरिया। हम अभी चर्चा करेंगे थोड़ी देर के बाद कि स्ट्रेस और प्रेशर में डिफरेंस क्या है। सिमिलैरिटी की बात करें तो फॉर्मूले की सिमिलैरिटी है, फॉर्मूला प्रेशर का भी यही होता था। एनीवेज, अब आइए फोर्स अपॉन एरिया में कुछ केसेस उठाता हूं जहां पे बॉडी डिफॉर्मिंग फोर्सेस के इफेक्ट में है। जैसे कि मान लें ये एक रॉड है, इस पे इधर से फोर्स लगाया हमने और इधर से भी लगाया फोर्स है, तो सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट में रहेगा। अगर बॉडी रेस्ट में है तो अभी भी नेट फोर्स बॉडी पे कितनी है? जितनी है दाईं तरफ उतनी है बाईं तरफ। तो नेट फोर्स सिस्टम पे अभी भी जीरो है। तो सेंटर ऑफ मास जाहिर है कि अभी भी रेस्ट में है। लेकिन इन फोर्सेस के इफेक्ट की वजह से, इन फोर्सेस की वजह से डिफॉर्म करने की टेंडेंसी होगी। एक टेंडेंसी होगी कि इसकी लेंथ थोड़ी सी कम हो जाए। तो अगर ये क्रॉस सेक्शन एरिया यहां पे ए है, अगर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, इधर ए है, तो यहां स्ट्रेस डिफाइन करेंगे फोर्स अपॉन एरिया ए। अब आप जरा ध्यान दीजिए कि ये जो स्ट्रेस है इसकी वजह से बॉडी में टेंडेंसी कंप्रेस होने की है या इलॉन्गेट होने की। इस पर्टिकुलर डायग्राम में अगर ये फोर्सेस ऐसी लग रही हैं तो बॉडी में टेंडेंसी क्या है? कंप्रेस होने की। इसलिए इस स्ट्रेस को बोलते हैं अपन यहां पे, ये है कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब इसी का उल्टा एग्जांपल है। मान लो फोर्स ऐसा पुश ना करते हुए पुल करते हुए सेंस में हो, ये एफ फोर्स इधर और एफ फोर्स ये इधर। क्रॉस सेक्शन एरिया वही ले लेते हैं अपन, ए ले लिया। अब आप देखिए फिर से जो सेंटर ऑफ मास है सिस्टम का वो रेस्ट में होगा, क्योंकि नेट फोर्स सिस्टम पे कितनी है? वही जीरो। जितना है दाईं तरफ उतना ही है बाईं तरफ, है ना। तो नेट फोर्स सिस्टम पे कितनी है? जीरो। इसलिए सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट में होगा। लेकिन इन फोर्सेस, क्या ये डिफॉर्मिंग फोर्सेस हैं? हाँ, क्योंकि इन फोर्सेस की वजह से अगर मान लो रबर का इलास्टिक लोगे ऐसे खींचोगे तो खिंच जाएगी, लेंथ बढ़ जाएगी यहां पर। तो ये डिफॉर्मिंग फोर्सेस हैं, लेकिन इसमें टेंडेंसी है बॉडी को स्ट्रेच करने की। इसलिए यहां जो स्ट्रेस डिफाइन करेंगे फॉर्मूले के नजरिए से बात करें अगर, तो स्ट्रेस यहां भी वही होगा, F अपॉन ए। लेकिन ये खींचेगा ये, इसलिए इस स्ट्रेस को बोलते हैं अपन टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस। क्लियर है बॉडी? तो इस स्ट्रेस की वजह से, कंप्रेसिव स्ट्रेस की वजह से लेंथ कम हो रही है और टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से लेंथ बढ़ने की टेंडेंसी है ना। इन दोनों को मिला के बोलते हैं अपन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। आइए, मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बात करें अगर, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के दो टाइप्स होंगे। या तो ये कंप्रेसिव होगा जिसमें टेंडेंसी होगी लेंथ को कम करने की, या तो ये टेंसाइल होगा मतलब जिसमें टेंडेंसी होगी बॉडी के लेंथ को बढ़ाने की। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की पहली कैटेगरी आ गई आपके सामने, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, जो कि या तो कंप्रेसिव हो सकती है, जो कि या तो टेंसाइल हो सकती है। और इतने छोटे से डिस्कशन में अभी तक के आपको समझ में आ गई होगी बात कि स्ट्रेस जो फोर्स अपॉन एरिया है, इसमें ये फोर्स F कौन सा है? ये डिफॉर्मिंग फोर्स है, जिसमें टेंडेंसी है बॉडी को डिफॉर्म करने की।
तो ये कहलाती है ये स्ट्रेस, एफ अपॉन एरिया। एफ क्या है इसमें? डिफॉर्मिंग फोर्सेस। अब दूसरे तरह के स्ट्रेस की बात करते हैं अपन आगे। सेकेंड कैटेगरी स्ट्रेस की हो गई शेयरिंग स्ट्रेस। शेयरिंग, ये सिंपल शेयरिंग स्ट्रेस। ध्यान दें, एक बॉडी ले लें ये, और मान लो, बड़ा सा डायग्राम बनाता हूं आपको थोड़ा बेटर फील आएगा। एक बॉडी ले लें जिसका मान लो बेस फिक्स कर दिया हमने, ये बॉडी लिया और ये जो बेस है इसे फिक्स कर देते हैं। समझने में आपको इससे आसानी हो जाएगी। बॉडी का बेस हमने फिक्स कर दिया। अब बॉडी पे फोर्स लगाओगे, अगर अब बॉडी पे फोर्स लगाओगे तो क्या ये फोर्स एफ डिफॉर्मिंग है? बिल्कुल है, क्योंकि अगर आप फिक्स कर देंगे तो ये थोड़ा सा शेप चेंज होगा। कैसा शेप चेंज होगा? डिफॉर्म होकर बॉडी ऐसी हो सकती है, ये कुछ इस तरीके से कि एक लेयर का एंगुलर इंक्लिनेशन दूसरे लेयर के रेस्पेक्ट में चेंज हो जाए तो ऐसी स्ट्रेस कहलाती है शेयरिंग स्ट्रेस। आप देखिए कि पहले बॉडी स्क्वायर शेप में थी, फोर्स लगाया तो स्क्वायर कन्वर्ट हो गया पैरेललोग्राम में, है ना। तो ये जो लेयर था पहले, ये वाला जो लेयर था, मैं अगर नाम दे दूं ABCD, तो पहले जो लेयर AD था वो AB के साथ 90 के एंगल पे था, लेकिन इस फोर्स के इफेक्ट के से थोड़ा सा ये शिफ्ट हुआ, ये ऐसा हल्का ऐसा मुड़ गया, ये ऐसा। तो अब ये जो एंगल है, ये एंगल थोड़ा कम हो गया। क्लियर है पॉइंट ये? तो ये फोर्स क्या? डिफॉर्मिंग फोर्स है। जी हां, डिफॉर्मेशन तो हो रही बॉडी में। पहले ये बॉडी स्क्वायर शेप में थी, अब ये बॉडी पैरेललोग्राम शेप में आ गई। क्लियर है पॉइंट ये? तो ये डिफॉर्मिंग फोर्स है। और अगर डिफॉर्मिंग फोर्स है तो स्ट्रेस को कैसे डिफाइन करते हैं अपन? स्ट्रेस डिफाइन करते हैं अपन फोर्स अपॉन एरिया। तो यहां भी हो जाएगा वही फोर्स अपॉन एरिया। क्लियर है पॉइंट ये? तो स्ट्रेस के दो टाइप्स। अगर स्ट्रेस की वजह से लेंथ में चेंजेस हो रही हैं कम या ज्यादा, तो वो कहलाती है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अगर स्ट्रेस की वजह से एक लेयर का इंक्लिनेशन दूसरे लेयर, एक लेयर दूसरे लेयर के रेस्पेक्ट में अगर स्लाइड कर रही है, शिफ्ट हो रही है, तो वह आपकी शेयरिंग स्ट्रेस। क्लियर है पॉइंट ये लेयर पहले AD था 90 के एंगल पे, और ये थोड़ा सा ऐसा शिफ्ट हो गया। तो अगर एक लेयर का डिस्प्लेसमेंट दूसरे लेयर के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो वह है शेयरिंग स्ट्रेस। डिफाइन हमेशा वैसे ही करेंगे अपन, फोर्स अपॉन एरिया। इसमें एरिया क्या है? जो क्रॉस सेक्शन जिसपे फोर्स लग रही है आपकी, वो एरिया। अब थर्ड कैटेगरी आती है स्ट्रेस की, एक और भी है। जैसे मान ले थर्ड कैटेगरी कहलाती है वॉल्यूम स्ट्रेस या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, जो भी कहें आप, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। जैसे मान लो कि एक सॉलिड है, ठीक है, और इस पर चारों तरफ से हम फोर्स लगा रहे हैं। तो अगर ये चारों तरफ से फोर्स लगाएंगे बॉडी पे अपन, तो ये बॉडी डिफॉर्म होगी, इसका वॉल्यूम चेंज होगा, इसलिए इसका नाम पड़ा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। मान लो कि एक फुटबॉल है और एफ फोर्स इधर से, एफ फोर्स इधर से, एफ फोर्स ऊपर से, एफ फोर्स नीचे से, तो जाहिर है अगर एफ हर तरफ से लगा रहे हो अगर, तो नेट फोर्स सिस्टम में कितनी हो गई? 0। नेट फोर्स तो 0 ही है, लेकिन इस फोर्स के इफेक्ट की वजह से इस बॉडी की वॉल्यूम चेंज होगी। क्लियर है पॉइंट ये? मतलब आप ये समझ लें कि एक बैलून लेके आ गए और बैलून के अंदर का प्रेशर कम है, बाहर का प्रेशर ज्यादा है, तो बैलून जो है वो उसकी वॉल्यूम कम होने लगेगी। एक बैलून ले ले, बैलून गुब्बारा ले ले, और गुब्बारे के अंदर का प्रेशर अगर कम रखें बाहर से, तो गुब्बारा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा, उसकी वॉल्यूम कम होने लगेगी। तो जो गुब्बारे पे फोर्स लगेगा वो चारों तरफ से लगेगा, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना। तो वहां पे जो स्ट्रेस डिफाइन करेंगे अपन, वो कहलाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तो वो स्ट्रेस हमेशा की तरह डिफाइन तो वैसे ही है, फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन यहां पे फोर्स पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए फोर्स अपॉन एरिया जो है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में खास तौर पे ये प्रेशर के बराबर हो जाएगा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की बात करें अगर, तो फोर्स बॉडी पे चारों तरफ से डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे प्रेशर में प्रॉपर्टीज देखते हैं आप, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जो है वो इक्विवेलेंट टू प्रेशर है।
तो तीन तरह की स्ट्रेस की कैटेगरीज देखी हमने। लॉन्गिट्यूडनल, जिसमें लेंथ या तो कम हो या तो ज्यादा हो, कम हो तो कंप्रेसिव, ज्यादा हो तो टेंसाइल। अगर बॉडी का एक लेयर दूसरे लेयर के रेस्पेक्ट में स्लाइड कर रहा है तो शेयरिंग स्ट्रेस। और अगर डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से बॉडी की वॉल्यूम कम ज्यादा हो रही है, अगर ऐसा फोर्स लगाओगे तो बॉडी की वॉल्यूम कम होगी ना, पहले से ये कंप्रेस होगा, तो ये स्ट्रेस कहलाती है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। और क्योंकि ये फोर्स थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूट, प्रेशर में भी तो यही होता है ना कि बॉडी पे प्रेशर थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूट, हर जगह वही रहता है प्रेशर। तो अगर ऐसा कुछ केस मिला तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जो है वो इक्विवेलेंट टू है प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया जो प्रेशर लेते थे, एग्जैक्टली वैसे ही है ये। स्ट्रेस और प्रेशर में डिफरेंस क्या है? कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे स्ट्रेस भी फोर्स अपॉन एरिया है, प्रेशर भी फोर्स अपॉन एरिया है, तो फिर डिफरेंस क्या है? अब आइए स्ट्रेस वर्सेस प्रेशर की बात करते हैं अपन। स्ट्रेस कंप्रेसिव भी हो सकता है, अभी देखा हमने, टेंसाइल भी हो सकता है, और स्ट्रेस आपका टेंजेंशियल भी हो सकता है, शेयरिंग स्ट्रेस भी हो सकता है। तो स्ट्रेस की तीन कैटेगरी, कंप्रेसिव, ये भी हो सकता है टेंसाइल या शेयरिंग। शेयरिंग स्ट्रेस को टेंजेंशियल स्ट्रेस भी कहते हैं। तो स्ट्रेस कंप्रेसिव, टेंसाइल, टेंजेंशियल तीनों हो सकता है, लेकिन प्रेशर आपका हमेशा कंप्रेसिव ही रहेगा। तो एक मेजर डिफरेंस ही रहा स्ट्रेस और प्रेशर के बीच में। क्वांटिटी के हिसाब से बात करें तो स्ट्रेस कैसी क्वांटिटी है? तो सिलेबस के बाहर चला जाऊंगा मैं अगर ये बोलूंगा तो, लेकिन जान लीजिए कोई बहुत परेशानी नहीं होगी। स्ट्रेस है टेंसर क्वांटिटी और प्रेशर है आपकी स्केलर क्वांटिटी। टेंसर ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, जेईई नीट के सिलेबस में नहीं आता, तो भी थोड़ा सा सुन लो। स्ट्रेस के लिए जरूरी है उसका डिफॉर्मिंग फोर्सेस की डायरेक्शन जानना। अगर आपको स्ट्रेस की डायरेक्शन नहीं मालूम होगी तो एनालिसिस नहीं कर पाओगे। जैसे सेम मार्कर को 10-10 न्यूटन से पुश करूं मैं तो ये कंप्रेसिव हो जाएगा, और 10-10 न्यूटन से खींचो तो वो टेंसाइल हो जाएगा। इसलिए स्ट्रेस के एनालिसिस के लिए डायरेक्शन का नॉलेज इंपॉर्टेंट है। इसलिए स्ट्रेस है टेंसर क्वांटिटी, जबकि प्रेशर कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। यहां डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। और थर्ड डिफरेंस सोचिए क्या होना चाहिए? थर्ड डिफरेंस होना चाहिए, देखो स्ट्रेस डिफाइन होती है फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन ये कौन सी फोर्स होती है? डिफॉर्मिंग फोर्सेस। हमने पिछले लेक्चर में जब जनरल बातें डिस्कशन करी इलास्टिसिटी की, उसमें आपको बताया मैंने कि डिफॉर्मिंग फोर्सेस जब लगती हैं बॉडी पे तो हर मॉलिक्यूल अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से शिफ्ट हो जाता है, और रीस्टोरिंग फोर्सेस जनरेट होती हैं जो मॉलिक्यूल्स को वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाना चाहती हैं। तो स्ट्रेस आता है डिफॉर्मिंग फोर्सेस की वजह से, और डिफॉर्मिंग फोर्सेस के लगने की वजह से रीस्टोरिंग फोर्सेस भी जनरेट होती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्ट्रेस जनरेट करता है रीस्टोरिंग फोर्सेस, जबकि प्रेशर के साथ ऐसा नहीं है कुछ। इट generates restoring forces. It doesn't. ये हमेशा ऐसा नहीं करेगा। तो ये तीन बेसिक डिफरेंसेस हैं। प्रेशर, स्ट्रेस क्या होगा? कंप्रेसिव, टेंसाइल, टेंजेंशियल, उसको शेयरिंग बोलते हैं अपन। प्रेशर हमेशा कंप्रेसिव। अब स्ट्रेस कैसी क्वांटिटी? टेंसर, प्रेशर, स्केलर। और स्ट्रेस क्या जनरेट करती है? हमेशा ये जनरेट करेगी रिस्टोरिंग फोर्स। ये जरूरी नहीं कि हर बार रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट करेगी। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं स्ट्रेस और प्रेशर के बीच में, वरना डायमेंशनली बात करें तो स्ट्रेस भी फोर्स अपॉन एरिया है और प्रेशर भी फोर्स अपॉन एरिया है। जब भी बॉडी डिफॉर्मिंग फोर्सेस के इफेक्ट में होंगी तो बॉडी में जनरेट होगी स्ट्रेस, और स्ट्रेस की वजह से बॉडी डिफॉर्म होगी, और जब भी डिफॉर्मेशन होगी बॉडी में तो स्ट्रेन भी डेवलप होगी। हर स्ट्रेस के करेस्पॉन्डिंग एक स्ट्रेन डिफाइन होती है। अब हम चर्चा स्ट्रेन की करते हैं। आप चाहें तो स्क्रीन पॉज करके इसे नोट कर लें। अब हम बात शुरू करते हैं स्ट्रेन की। हमने पढ़ा कि बॉडी अगर स्ट्रेस से सफर कर रही है तो डिफॉर्मेशन होंगी, या उल्टा कहें कि डिफॉर्मिंग फोर्सेस लगती हैं तो स्ट्रेस जनरेट होती है। हर
स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग एक स्ट्रेन डेवलप होगा। तो स्ट्रेन बेसिकली बॉडी के डिफॉर्मेशंस को रिप्रेजेंट करती है। स्ट्रेन क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफॉर्मेशन इन अ बॉडी। पहली कैटेगरी है स्ट्रेन की, कहलाती है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ध्यान देना, अगर मान लो कोई बॉडी है, इस पे दोनों तरफ फोर्स लगाया आपने F, जो भी पढ़ा आपने, तो स्ट्रेस जनरेट होगी। ये फोर्सेस कैसी हैं? डिफॉर्मिंग तो है ही, लेकिन कैसी हैं? कंप्रेसिव के टेंसाइल। टेंसाइल, इससे लेंथ बढ़ेगी। तो मान लो अभी लेंथ है इसकी L, और खींचने के बाद इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ गई, लेंथ हो गई इसकी L प्लस डेल्टा L। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो है, लॉन्गिट्यूडनल मतलब लेंथ के अलॉन्ग, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया फ्रैक्शनल चेंज इन लॉन्गिट्यूडनल लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो जब ये नाम आपके सामने आते जाएंगे तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब क्या हो गया कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। क्लियर है पॉइंट? ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एल क्या है? चेंज इन लेंथ, और एल क्या है? जो ओरिजिनल लेंथ थी। तो ये है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो जाहिर है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वजह से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगी आपकी। सेकंड है आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। मैंने अभी बोला था आपसे कि हर स्ट्रेस के, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से बॉडी में डिफॉर्मेशंस होंगी, और डिफॉर्मेशन को ही रिप्रेजेंट करने के लिए हमने डिफाइन किया है स्ट्रेन। तो अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की वजह से आएगी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। जैसे मान लें कि बॉडी की शुरुआत में वॉल्यूम है V, और चारों तरफ से फोर्स लगी बॉडी पे, और इस फोर्स की वजह से बॉडी की वॉल्यूम चेंज हो गई। अब बॉडी की वॉल्यूम है V माइनस डेल्टा V, कम हुई वॉल्यूम। तो कितनी वॉल्यूम कम हुई? डेल्टा V, और इनिशियल वॉल्यूम कितनी थी? V। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गई आपकी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ये हो गई डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन खास तौर पे डिफाइन होता है लिक्विड्स गैसेस के लिए। मैं इस बात से इंकार नहीं कर रहा कि सॉलिड्स में अपन डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन सॉलिड्स में वॉल्यूम चेंज बहुत कम होता है, डिफाइन वहां भी करेंगे। यूजुअली ये डिफाइन होगा लिक्विड्स और गैसेस के लिए जिनमें कंप्रेसिबिलिटी हाई होती है। सॉलिड्स की बहुत कम होती है कंप्रेसिबिलिटी। ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तीसरा डिफाइन है शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन, हर स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग एक स्ट्रेन। तो शेयरिंग स्ट्रेस की वजह से जो स्ट्रेन डेवलप होगी उसे कहते हैं शेयरिंग स्ट्रेन। देखो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो गया? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो गया? चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। अब है शेयरिंग स्ट्रेन। तो शेयरिंग स्ट्रेन में क्या पढ़ा आपने अभी कि एक बॉडी जो है, ये इस पे ये फोर्स लगाया हमने F, तो ये शेप चेंज हो गई, स्क्वायर से शेप होगी पैरेललोग्राम। ये वाला फिक्स कर दिया था हमने, है ना, ये फिक्स कर दिया था। तो ये थोड़ी सी हो गई ऐसे। तो ये जो एंगल फाई है, एक लेयर का जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसे ही कहते हैं शेयरिंग स्ट्रेन। तो इस एंगल फाई को ही कहते हैं शेयरिंग स्ट्रेन या शेयर स्ट्रेन, जो भी कहना चाहें। शेयरिंग स्ट्रेन जो एक लेयर का जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा दूसरे लेयर के रेस्पेक्ट में, उसे ही कहते हैं अपन शेयर स्ट्रेन। क्लियर है पॉइंट? ये आप ध्यान देना। मान लो कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो है x और ये हाइट है h,
तो tan phi इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर आ गया x अपॉन h। phi जो है वो बहुत कम रहेगा, सॉलिड्स में तो बहुत कम रहेगा phi, तो phi अगर बहुत कम रहेगा तो tan phi इज नियरली इक्वल टू phi। लिख सकते हैं आप tan phi की जगह पे phi, तो phi इज इक्वल टू x बाई h। ये रहा आपका शेयर स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेस के करेस्पॉन्डिंग शेयर स्ट्रेन। क्लियर है पॉइंट? एक पैरामीटर, एक क्वांटिटी और डिफाइन करते हैं अपन, वो एक्चुअली दो स्ट्रेन्स का रेशियो है। अब वो कौन सा है आपको बताता हूं मैं, मुझे इसके लिए कुछ मिटाना पड़ेगा, तो आप चाहें तो स्क्रीन पॉज करके ये सारा नोट कर लें। एक रेशियो डिफाइन करते हैं अपन जो बेसिकली दो स्ट्रेन्स की रेशियो है, इसे बोलते हैं अपन पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स रेशियो। ध्यान देना, मान लो एक बॉडी है, इसकी डायमीटर है d और इसकी लेंथ है l। इस पे फोर्स लगाया आपने F इधर और F इधर, कंप्रेस भी कर सकते, कोई ऐसी बात नहीं है, टेंसाइल दिखा दिया मैंने समझाने के लिए, आप कंप्रेस भी कर सकते थे। अब ध्यान दो, ये खींचोगे अगर तो प्रैक्टिकली आप ऑब्जर्व क्या करेंगे कि लेंथ जो है वो बढ़ेगी और क्रॉस सेक्शन जो है इसकी वो कम होगी। मतलब कि खींचने के बाद सीन कुछ ऐसा होना चाहिए, लेंथ बढ़ के हो गई मान लो L प्लस डेल्टा L, और डायमीटर हो गई इसकी D में से मान लो डेल्टा D कम हो गया। तो दो लेंथ डिफाइन कर सकते हैं आप यहां पे, ये लॉन्गिट्यूडनल और ये ट्रांसवर्स। क्लियर है पॉइंट? ये इन दोनों का ध्यान दीजिए। ट्रांसवर्स स्ट्रेन अगर मैं डिफाइन करूं, लॉन्गिट्यूडनल को डिफाइन करा मैंने लेंथ के लॉन्ग, ट्रांसवर्स स्ट्रेन डिफाइन करूं तो क्या हो जाएगा, डेल्टा D अपॉन D। ट्रांसवर्स स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, डेल्टा L बाई L। ये जो रेशियो है वो हर मटेरियल के लिए रहता है कांस्टेंट। ये क्या है, ट्रांसवर्स स्ट्रेन, ट्रांसवर्स लेंथ, और डेल्टा L अपॉन ये है लॉन्गिट्यूडनल, अलोंग द लेंथ, है ना, अलोंग द लेंथ डेल्टा L अपॉन L, और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में डेल्टा D अपॉन D, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। ये रेशियो जो है वो हर बॉडी के लिए कांस्टेंट रहती है, और इसे बोलते हैं अपन, सिग्मा से डिनोट करते हैं, इसे बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो। यहां पे माइनस साइन लगा दिया मैंने, माइनस साइन क्यों लगा दिया भाई, माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि सिग्मा जो है पॉइजन्स रेशियो वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि देखो डेल्टा डी पॉजिटिव है क्या नेगेटिव, डेल्टा डी नेगेटिव है ना, डेल्टा डी मतलब चेंज इन लेंथ या चेंज इन डायमीटर, तो लेंथ कम हो रही है, तो डेल्टा डी नेगेटिव है, इसलिए मैंने माइनस लगा दिया ताकि पॉजिटिव हो जाए। तो ट्रांसवर्स स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन किसी भी बॉडी के लिए, किसी भी सॉलिड के लिए, इन दो स्ट्रेन्स का रेशियो हमेशा एक कांस्टेंट रहेगा, और इस कांस्टेंट को बोलते हैं अपन पॉइजन्स रेशियो। क्लियर है बात ये? तो ये रही कहानी सारे स्ट्रेन्स की। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक प्लॉट स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में। तो तक आप स्क्रीन पॉज कर लें आप और सारी चीजें नोट कर लें। आइए बात शुरू करते हैं अपन स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन प्लॉट की। ये प्लॉट बना दिया मैंने। कुछ बेसिक चीजें जो जानकारी में रखनी चाहिए वो देखो आप। अगर स्ट्रेस की वैल्यू कम है, फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, अगर स्ट्रेस कम है तो हमेशा आपको स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन मिलेगा। और ये कहां तक मिल रहा है आपको, ओरिजिन से लेकर ए तक। तो ये है प्रोपोर्शनल वेव। ये ग्राफ यहां से यहां ओ से ए तक की जो ग्राफ है वो है स्ट्रेट लाइन। तो कुछ बातें जो नोट करने लायक ग्राफ में है वो ये है कि फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, अगर स्ट्रेस कम हो तो ऐसे में हमेशा आपको देखने को मिलेगा कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन।
और ये ग्राफ में कहां से कहां तक दिख रहा है, ओ से ए तक, पॉइंट ए तक। पॉइंट ए के बाद स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, तो पॉइंट ए को इसलिए कहते हैं अपन प्रोपोर्शनल लिमिट। मतलब पॉइंट ए तक, हमेशा पॉइंट ए तक जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन प्लॉट है आपका। ए के बाद मतलब कि प्रोपोर्शन, ए के बाद ए से बी तक देखें तो ए से बी तक स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं है, लेकिन स्ट्रेस को हटा दें तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाती है। मतलब इलास्टिसिटी का बिहेवियर रहता है बी तक। तो ए से बी तक अगर देखें तो स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। स्टिल द नेचर इज इलास्टिक। जो नेचर है बॉडी की वो इलास्टिक है। मतलब कि अगर इस आप शुरुआत स्ट्रेस की स्मॉल वैल्यूज के लिए आपको देखने को मिला कि स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, और प्रोपोर्शनल लिमिट क्या है, ए के बाद प्लॉट जो है वो स्ट्रेट लाइन भले ना हो, कर्विकल प्लॉट है, कर्व है ये, लेकिन ग्राफ भले प्रोपोर्शनल ना हो लेकिन नेचर अभी भी इलास्टिक है। मतलब अगर इसके बीच में कहीं पे स्ट्रेस हटा दिया जाए तो बॉडी वापस से ओरिजिनल शेप पे लौट आती है। और ये ऐसा कब तक होता है, बी तक। तो बी को अपन क्या कहते हैं, इलास्टिक लिमिट। मतलब अगर बी तक स्ट्रेस अगर आपको हटा दोगे तो अपने शेप पे वापस लौट आएगी। बी के बाद बॉडी का प्लास्टिक बिहेवियर स्टार्ट होता है। मतलब बी के बाद आप थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ाओगे तो स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट कहां पर है, बी पे। इलास्टिक लिमिट के बाद स्ट्रेन becomes very high even due to small increase in stress। थोड़ी सी स्ट्रेस भी अगर बढ़ाओगे इलास्टिक लिमिट के बाद तो स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो उसके बाद पॉइंट बी के बाद बॉडी का प्लास्टिक बिहेवियर स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि परमानेंट डिफॉर्मेशंस बॉडी में आ जाएंगी। मतलब अगर बी के बाद अगर आप स्ट्रेस हटा भी दोगे बॉडी पे तो भी परमानेंट डिफॉर्मेशंस आपको मिलेंगी। तो ओ से लेकर बी तक क्या मिल रहा है आपको, इलास्टिक बिहेवियर, और बी से लेकर डी तक क्या मिल रहा है आपको, प्लास्टिक बिहेवियर। तो मैं कहां लिखूं, यहीं पे लिख दे रहा हूं, ग्राफ में यहीं पे लिख देता हूं। ओरिजिन से लेकर बी तक है बॉडी में इलास्टिक बिहेवियर। मतलब स्ट्रेस हटा देंगे तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप में वापस लौट आएगी। और बी से डी तक आपको मिलेगा बॉडी का प्लास्टिक बिहेवियर। मतलब पॉइंट बी के बियॉन्ड भी अगर आप स्ट्रेस को बढ़ाओगे तो बॉडी में परमानेंट डिफॉर्मेशंस आ जाएंगी। मतलब बॉडी अपने वापस ओरिजिनल शेप साइज को रीगेन नहीं कर पाएगी। क्लियर है पॉइंट ये। मतलब बी से सी तक, सी के बाद देख रहे हैं आपकी स्ट्रेस भी बढ़ रही है, स्ट्रेन भी बढ़ रही है। तो ये बिहेवियर है बॉडी का। डी जो पॉइंट है वो कहलाता है फ्रैक्चर पॉइंट। मतलब पॉइंट डी के बाद अगर आप स्ट्रेस बढ़ाओगे अगर तो वो बॉडी टूट जाएगी आपकी, वो बॉडी टूट जाएगी। तो डी कहलाता है आपका फ्रैक्चर पॉइंट। तो अगर बी से डी तक लार्ज डिफॉर्मेशन हो रही है बॉडी में तो वो बॉडी डक्टाइल है, ज्यादा डिफॉर्मेशन हो रहा है, ज्यादा लंबा खींच दिया आपने तो डक्टाइल है। और अगर इलास्टिक लिमिट के बाद तुरंत ही टूट गया, अगर तुरंत ही टूट गया तो बॉडी ब्रिटल है। तो हम कह सकते हैं कि इफ देयर आर लार्ज डिफॉर्मेशंस, इफ देयर आर लार्ज डिफॉर्मेशंस between B and D, then body is ductile. क्योंकि एक स्टेज के बाद ऐसा नहीं कि आप स्ट्रेस बढ़ाते जाओगे बॉडी खिंचती जाएगी। तो वैसे तो कोई कह सकता है कि बॉडी को अनंत तक खींच सकते हैं अपन। एक स्टेज के बाद जाकर बॉडी का टूटना निश्चित है, और जिस पॉइंट पे टूटेगा वो कहलाता है अपना फ्रैक्चर पॉइंट। ये मैंने यहां पे डायग्राम में लिखा, ये है फ्रैक्चर पॉइंट। और फ्रैक्चर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग
जब टूटेगा उस वक्त जो स्ट्रेस मिलती है इसे कहते हैं अपन ब्रेकिंग स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस। तो फ्रैक्चर पॉइंट और इलास्टिक लिमिट के बीच में अगर लार्ज डिफॉर्मेशन है तो बॉडी डक्टाइल है, और अगर इलास्टिक लिमिट के बाद प्लास्टिक बिहेवियर कहां से स्टार्ट होता है, बी के बाद से, तो अगर इलास्टिक लिमिट के बाद तुरंत ही टूट जाए बॉडी तो बॉडी ब्रिटल कहलाती है। मतलब पॉइंट नंबर 5 अगर आप ध्यान दें, अगर इफ बॉडी ब्रेक्स, अगर टूट जाए सून आफ्टर इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के बाद तुरंत टूट जाए, देन इट इज ब्रिटल इन नेचर। तो बॉडी को ब्रिटल कहते हैं, ब्रिटल इन नेचर। और फ्रैक्चर पॉइंट पे जो स्ट्रेस लग रही होगी उसे अपन कहते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस। तो ये कुछ छोटी छोटी क्या कहते हैं ऑब्जर्वेशन है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन प्लॉट की। शुरुआत में स्ट्रेस की स्मॉल वैल्यूज के लिए स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रहेगा, स्ट्रेस हटा दोगे बॉडी अपने शेप में लौट आएगी। ये ऐसा बिहेवियर मिलता रहेगा ए तक, इसे कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, मतलब जहां तक प्रोपोर्शनलिटी वैलिड है। ए के बाद भी इलास्टिक बिहेवियर कंटिन्यूड है, मतलब ए से बी तक भले स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन ना हो, लेकिन स्ट्रेस हटाओगे तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप साइज पे लौट आएगी। तो ओरिजिन से लेकर बी तक है बॉडी का इलास्टिक बिहेवियर, और बी के बाद से बॉडी में प्लास्टिक बिहेवियर स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि बी के बाद भी अगर स्ट्रेस बढ़ाया आपने तो परमानेंट डिफॉर्मेशंस होंगी बॉडी के अंदर। और जिस स्ट्रेन जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके बॉडी टूट गया, ये पॉइंट भी है आपका, इसके बाद यहां पे बॉडी टूट गया तो जिस पॉइंट पे टूटेगा फ्रैक्चर उस पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस है अपन कहते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस। तो इलास्टिक लिमिट और फ्रैक्चर पॉइंट इनके बीच में अगर लार्ज डिफॉर्मेशन है तो बॉडी डक्टाइल है, और इलास्टिक लिमिट और फ्रैक्चर पॉइंट के बीच इलास्टिक लिमिट के तुरंत बाद ही बॉडी अगर टूट गई आपकी तो बॉडी को कहते हैं अपन ब्रिटल। तो ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेते हैं तो इस डायग्राम को अपने जहन दिल दिमाग में बना के रखें। तो आज के सेशन में हमने बातें करी स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रेस पढ़ा हमने, अलग अलग स्ट्रेन्स पढ़े हमने, और स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जो अमूमन प्लॉट मिलता है वो डिस्कस किया हमने यहां पे। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। तो स्क्रीन पॉज करके सारा का सारा नोट कर लिया, आप रिवीजन करते रहिए, और किसी किस्म का डाउट ये कोई चीजें हो तो मुझे फीडबैक कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।